साथियों दोस्तों, आज मैं वीडियो बनाने से पहले आपके साथ 1 मिनट लूँगा मन की बात करने के लिए, दिल की बात करने के लिए। कारण यह है गाइस कि मैं कभी भी कमेंट जो कि भद्दे या बुरे आते हैं, मैं कभी रिएक्ट नहीं करता, कभी जवाब नहीं देता। लेकिन आज मैं फर्स्ट और लास्ट टाइम जवाब दूंगा। गाइस, मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो जो थी उसमें मैंने जब मोहम्मद रफ़ी जी और किशोर कुमार जी की बात की कि किशोर कुमार जी की आंधी के दौरान भी जो है मोहम्मद रफ़ी ने जब मौका मिला तो चौका लगाया, छक्का लगाया, जो मर्जी कह दो, मौका पर जब कोई छक्का लगा देता है तो वो आगे कामयाब हो जाता है। और गाइस, मेरा जो मकसद है इस वीडियो को बनाने के लिए वो यही है कि नौजवान पीढ़ी जो है वो पुराने लोगों के किए हुए कामों से, किए हुए तजर्बों से अगर थोड़ी बहुत भी उनको सेध मिलती है, कोई भी मिलता है अपने जीवन को संवारने के लिए, हल्की सी रोशनी भी मिलती है, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो है वो सालों हो जाता है। दूसरा, मैं ये बात करता हूँ कि मैंने ये कभी दावा नहीं किया गाइस कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो ऐतिहासिक जो है वो डेट वाइज और घटना की जो है समय बद बता रहा हूँ ताकि आपके पीएचडी करने में काम आए। बिल्कुल नहीं गाइस, मैं अपनी वीडियो बना रहा हूँ बॉलीवुड की यादें, और यादें वही होती हैं गाइस जो पुरानी आपके साथ जो बीता हुआ होता है, जो जहन में आई जाता है वो आप याद करते हैं। और गाइस, कभी भांग या नशा करने की ज़रूरत नहीं होती। जो कभी भी यादों को साझा करता है तो वो पुराने अतीत की यादों का नशा ही होता है उनको। और गाइस, दिमाग में से कोई बात स्किप भी हो सकती है, कुछ भूल भी सकती है। आप खुद कभी याद करके देखिए अपने परिवार की या कुछ घटनाओं, तो जब आप परिवार के साथ साझा करोगे तो कुछ चीज़ें आपके स्किप हो जाएगी और परिवार के दूसरे सदस्य याद कराएंगे कि ये भी हुआ था। तो गाइस, यादें हैं और बॉलीवुड के अंदर की बातें हैं। और ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद जो है वो यही है कि नई पीढ़ी जो है शिक्षा ले सके, सेध ले सके, तो वो गलतियां ना करें जो हमारे बड़ों ने की थी। वो अच्छे काम करें जिससे हमारे बड़ों ने तरक्की की, जिससे हमारे बड़ों ने अचीवमेंट की। तो उन रास्तों को, उन पथ को वो अपना सकते हैं। तो अगर ये बात हो जाए तो मेरे वीडियो बनाने का सार्थक होगा गाइस। और बहुत सारे लोगों ने कल जो है ये किए कमेंट कि किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी जी की तुलना नहीं करनी चाहिए। गाइस, अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है, तो अगर पूरी तरह देखी है तो मैंने वीडियो में ही कहा था कि मैंने दोनों की कोई तुलना नहीं कर रहा, मैं दोनों की कोई नहीं कर रहा। और मैंने किशोर कुमार जी की सिफ्त भी की थी कि वो एक लेजेंड जो है गायक थे, गायक हैं, उनका अपना स्टाइल था और उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोअर थी। मैं भी उनमें से एक हूँ और किशोर कुमार जी के गाए हुए गानों का मैं भी उतने बड़ा प्रशंसक हूँ। और मैं तुलना नहीं कर रहा था, मैं ये कर रहा था कि जब कोई अपने किस्मत से कह लो, अपने कर्म से तरक्की पर होता है और दूसरों का कभी कभी रास्ता अगर बंद होता नज़र आता है, तो जो लेजेंड होते हैं वो बंद रास्ते में भी अपना रास्ता बना लेते हैं। बस यही मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि अपनी नई पीढ़ी के जो नौजवान हैं, कभी ऐसी अवस्था आए, कभी ऐसा समय आए, कभी ऐसा टाइम आए कि उनको लगे कि बहुत सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। तो गाइस, कभी भी सभी दरवाजे बंद नहीं होते मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। आपको बस थोड़ा सा वक्त पर अपना जो है समय पर ही चौकन्ने रहकर आपको एक ऐसा काम कर जाना होता है कि आप फिर से जो है बॉल की तरह, गेंद की तरह उछल कर ऊपर आ जाते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो में भी हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं कि एक निर्माता जो है उसने किसी बात को लेकर गुस्से में ये कह दिया कि मैं एक नया मोहम्मद रफ़ी पैदा कर दूंगा और मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। तो गाइस, उसने किया भी अपनी सभी फिल्मों में। उसके बाद उन्होंने एक और गायक को मोहम्मद रफ़ी जी की तरह प्रमोट किया, लेकिन गाइस, उस निर्माता को झुकना पड़ा और एक गीत के लिए फिर से उनको रफ़ी जी की शरण में जाना पड़ा। और गाइस, ये बात और ये शब्द कहते हुए मैं उस व्यक्ति को आज भी ये कहता हूँ कि कभी भी हिंदू मुस्लिम के चश्मे से मेरी वीडियो मत देखना, इंसानियत और हिंदुस्तानियत की नज़र से देखना। तो गाइस, अगर वो
हिंदू मुस्लिम का चश्मे वाला कोई भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहा है तो तुरंत इस वीडियो को बंद करके चला जाए। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, हमें सच्चे हिंदुस्तानियों की ज़रूरत है, हमें सच्चे भारतीय की ज़रूरत है और वही हमारे साथ जुड़े रहें। तो हम दूसरा मकसद मैं ये गाइस अपना बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे, क्योंकि जब हम यादें लेकर आते हैं तो पुरानी होती हैं गाइस। जी हाँ, अगर आप ये कहते हैं कि पुराने किस्से का क्या मतलब, तो गाइस पुरानी यादें जो होती है वो जितनी बार भी मर्जी सुनो मज़ा आता है। और नए लोगों के लिए मैंने बता ही दिया कि उनको नहीं पता होगा और वो इससे कोई ना कोई सेध ले सकते हैं, इससे कोई ना कोई शिक्षा ले सकते हैं। और पुराने मेरे दोस्त और भाई जो इन बातों को जानते भी हैं उनको भी मैं अतीत में ले जाना चाहता हूं, ताकि मीठे मीठे अतीत में चले जाएं और वो इस दुनिया की भागम भागी से थोड़ी देर के लिए सुकून ले सकें। यही मेरा मकसद है। तो आज की वीडियो जो है हम बनाने जा रहा हूं, उसको करूँगा मैं शुरू। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। जी हाँ, चढ़ती कला में हो, चढ़ती कला में ही रहिए मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। आज हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी जी की 44वीं पुण्यतिथि पर। उनकी तीसरी वीडियो में हम उनको जो श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं वो ये देने जा रहे हैं कि उन्होंने कभी भी किसी का ना दिल दुखाया, ना जानबूझकर कोई उन्होंने ऐसी हरकत की कि जिससे निर्माता निर्देशक परेशान हो जाएं। लेकिन एक कारण, एक वजह ऐसी आई कि एक निर्माता निर्देशक को उनके स्टेज शो में पार्टिसिपेंट लेने के लिए मोहम्मद रफ़ी जी को इनकार करना पड़ा। वो क्या मजबूरी थी, क्यों इनकार किया, और अगर जब इनकार किया तो वो इतना बड़ा निर्माता निर्देशक था कि उसने ये ही कह दिया कि अब मैं मोहम्मद रफ़ी को बॉलीवुड से फिनिश कर दूंगा, नया मोहम्मद रफ़ी मैं पैदा करूंगा, खड़ा करूंगा। तो क्या वो कर पाए थे? क्या उनको दोबारा फिर मोहम्मद रफ़ी जी की ज़रूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? यही इस वीडियो में मैं बात करूंगा। तो वीडियो करते हैं शुरू। Sorry, it's DJ. गाइस, जैसे मैंने पहले बताया कि मैं हिस्टोरिकली आपको कोई डेट नहीं बता सकता और एग्जैक्ट समय नहीं बता सकता, लेकिन ये 70 के दशक के शुरुआती दौर की बात है कि मोहम्मद रफ़ी जी उन दिनों जो है उनका एक ग्रुप बना हुआ था, जो ग्रुप देश विदेश में जाकर मोहम्मद रफ़ी जी के गानों को कोई परफॉर्मेंस देता था। उनके साथ महिला कलाकारें होती थी, उनके साथ उनका अपना ही जो था म्यूज़िक का जो बैंड कह लो, या म्यूज़िक की जो व्यवस्था थी उनकी अपनी थी, वो उसको लेकर ही जाते थे। चाहे वो देश के किसी भी कोने में अपना प्रोग्राम कर रहे हों, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, कहीं पर भी कर रहे हों, चाहे लंदन हो, चाहे कनाडा हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे किसी और देश में कर रहे हों, तो वो स्टेज शो काफ़ी करा करते थे उन दिनों 70 के दशक में। तो इन दिनों एक स्टेज शो जो है बहुत बड़े निर्माता निर्देशक B.R. चोपड़ा जी ने भी एक कार्यक्रम जो था मुंबई में रखा हुआ था, स्टेज शो। तो उन्होंने मोहम्मद रफ़ी जी को बुलाकर कहा कि इतनी तारीख को जो है हमारा कार्यक्रम है, स्टेज शो है, उसमें मैं चाहता हूँ उसमें आप भी जो है अपने गानों को, अपने गीतों को प्रस्तुत कीजिए। तो मोहम्मद रफ़ी जी ने जब वो डेट देखी तो गाइस उनकी उन्हीं डेटों में जो है लंदन में कार्यक्रम था और वहाँ पर जो है शो बुक हो चुके थे, हॉल बुक हो चुकी थी, टिकटें बिक चुकी थी। वहाँ के जो प्रबंधक थे उन्होंने सारे प्रबंध कर लिए थे। इसलिए दोस्तों मोहम्मद रफ़ी जी ने बहुत ही हम्बल और बहुत ही मायूस होकर B.R. चोपड़ा जी से कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं आपके स्टेज शो में परफॉर्मेंस दूं, लेकिन मैं मजबूर हूं, मेरा ऑलरेडी प्रोग्राम जो है वो लंदन के 2-3 शहरों में बुक है। उन्हीं दिनों में मैं भारत में नहीं हूँगा। अगर भारत के किसी कोने में होता तो मैं उड़कर भी आ जाता, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं आ सकता। तो B.R. चोपड़ा जी कहने लगे कि आप कैंसिल कर दीजिए, उनको आगे करा दीजिए 1-2 दिन, आप मेरे कार्यक्रम में ज़रूर आइए, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ कि मोहम्मद रफ़ी जी की परफॉर्मेंस भी मेरे कार्यक्रम में हो। तो मोहम्मद रफ़ी जी ने बड़ी ही हलीमी से इनकार कर दिया कि बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कर सकता जनाब, मैं जो है
वो पहले जिसको कमिटमेंट दी है और वो जो बुक कर चुके हैं हाल, और जो वहाँ पर डॉलर या जो भी रुपए पैसे जो इकट्ठा कर चुके हैं, वहाँ पर लोग मेरा इंतज़ार करेंगे। अगर मैं वहाँ नहीं गया, वहाँ हंगामा होगा और वहाँ के प्रबंधकों को जो है बहुत नुकसान होगा और बहुत उनको किरकिरी का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। और ये कहकर मोहम्मद रफ़ी जी उठकर चले गए और घर आ गए। और गाइस, सचमुच वो बी आर चोपड़ा जी की जो है स्टेज परफॉर्मेंस और स्टेज कार्यक्रम में परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, तो इसके बाद दोस्तों इसके बाद बी आर चोपड़ा जो कि इतने बड़े एम्पायर थे, जो कि ये सोचते थे कि बिल्कुल बिल्कुल उनका जो फिल्म का जो हाउस था, प्रोडक्शन हाउस था, बहुत बड़ा हाउस था। और गाइस, बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में वो बना रहे थे, बड़ी बड़ी फिल्में बना रहे थे, उन दिनों करोड़ों के बजट की फिल्में बना रहे थे। तो उनके मन में ये आ रहा था कि मैं तो यार कलाकारों को बनाता हूँ, मैं तो कलाकारों को देता हूँ, और कलाकार मेरे बात को कैसे काट सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मैं मोहम्मद रफ़ी को जो है बॉलीवुड में ही फिनिश कर दूंगा, अब मैं नया मोहम्मद रफ़ी खड़ा करूंगा। तो गाइस, उसके बाद उन्होंने महेंद्र कपूर जी को जो है प्रमोट करना शुरू किया। अब पहले उन्होंने अपने स्टेज कार्यक्रम में महेंद्र कपूर जी को जो है शामिल किया, बाद में अपनी हर फिल्म में वो जो है मोहम्मद रफ़ी के कलेवर का जो भी गीत होता था वो जो है महेंद्र कपूर जी से गवाते थे। और ये यहाँ से महेंद्र कपूर जी की डेस्टिनी शुरू होती है कि जब मोहम्मद रफ़ी का खला भरने के लिए बी आर चोपड़ा ने इस्तेमाल किया था अपने महेंद्र कपूर जी की गायन शैली को, और महेंद्र कपूर जी की गायन शैली पर भी मैं कोई किंतु परंतु नहीं कर रहा। उन्होंने भी बी आर चोपड़ा की जो है सोच पर, कसौटी पर खरा उतरे। गाइस, ये वीडियो मेरी पूरी देखना। कमेंट करने से पहले मैं कह रहा हूं कि महेंद्र कपूर जी ने बेहतरीन गाया, और उनको भी राग और उनको भी क्लासिकल और भारतीय संगीत की पूरी पकड़ थी, और उनके गानों में भी बहुत मस्ती, बहुत रस होता था। तो गाइस, ऐसे ही तो चांस, ऐसे ही तो मौके मिलते हैं। पर बी आर चोपड़ा जो है, जिस मकसद से उन्होंने इनको आगे किया था उसमें कामयाब नहीं हुए। मोहम्मद रफ़ी उनकी फिल्मों के अलावा अपनी धुन में जो है वो चलते गए, और किशोर कुमार की आंधी में कुछ समय धूमिल होना पड़ा था उनको, लेकिन फिर उभर आए थे। और गाइस, इसी बी आर चोपड़ा को फिर क्यों, कब, कैसे मोहम्मद रफ़ी की शादी में जाना पड़ा, जानिए। गाइस, बी आर चोपड़ा की फिल्मों में उन दिनों 70 के दशक में, 80 के दशक तक जो है ज़्यादातर संगीत जो है रवि जी का होता था। और रवि जी ने जब बी आर चोपड़ा जी को मोहम्मद रफ़ी के साथ मतलब ऐसा अलग देखी, तो उनका मन भी बहुत ख़राब हुआ था। वो भी मोहम्मद रफ़ी को ज़्यादा इस्तेमाल करते थे उससे पहले। तो वो चाहते होते थे कि बी आर चोपड़ा की फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी जी आए, लेकिन बी आर चोपड़ा जी का जो ईगो था उन दिनों, उसके आगे रवि की नहीं चलती थी। तो गाइस, ठीक है, बी आर फिल्म से मनफी हो गए थे मोहम्मद रफ़ी, लेकिन बात उन दिनों के जब वक्त फिल्म बना रहे थे, बी आर चोपड़ा प्रोडक्शन में वक्त फिल्म बन रही थी, तो टाइटल सॉन्ग जब उन्होंने महेंद्र कपूर जी से गवाया, तो उसे सुनकर बी आर चोपड़ा, क्योंकि बार बार उससे पहले जो है ये गाइस, थोड़ा सा मैं क्लैरिटी कर दूँ कि इस गाने को जब बनाया था रवि जी ने, तो उन्होंने बहुत बार जो आग्रह किया बी आर चोपड़ा से कि ये गाना जो है मैंने मोहम्मद रफ़ी जी को ध्यान में रखकर बनाया है, इसकी धुन बनाई है, जो इसका जो स्टाइल है वो मोहम्मद रफ़ी जी का है, तो मुझे एक गाना उनसे गवाने दीजिए। लेकिन बी आर चोपड़ा अड़े रहे, उन्होंने नहीं बात मानी। तो रवि जी ने ये गाना जब महेंद्र कपूर जी से रिकॉर्ड करवाया, तो गाइस उसे सुनकर फिर बी आर चोपड़ा जी को भी ऐसा लगा कि ये गाना वो नहीं बना जो मैं दिखाना चाहता था, इसमें वो करुणा नहीं आ रही जो मैं बताना या सुनाना चाहता था। तब उन्होंने कहा रवि जी से कि आप बात कर लीजिए रफ़ी जी से, अगर वो मानते हैं तो ये गाना उनसे रिकॉर्ड करवा लीजिए।
दोस्तों जैसे कि कहावत है, अंधा के चाहे दो आंखें। तो रवि जी खुश हो गए और रवि जी ने जाकर मोहम्मद रफ़ी जी से मुलाकात की और मोहम्मद रफ़ी जी को बताया और धुन सुनाई और कहा कि ये गीत जो है मैं आपकी आवाज़ में जो है रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, अगर आप गुस्सा ना करें तो हमारा ये गीत जो है ज़रूर करिए। तो मोहम्मद रफ़ी ने कहा मुझे किसी का कोई गुस्सा नहीं। मोहम्मद रफ़ी जी बहुत बड़ी इंसानियत, बहुत बड़े दिल वाले थे और तुरंत मान गए। वो कहते कि कोई बात नहीं, आप बताइए, मैं रिहर्सल करके इस गीत की जब कहोगे रिकॉर्डिंग करवा दूंगा। तो गाइस वो गाना वक्त का टाइटल सॉन्ग था। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय तेरा। आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे, आदमी को चाहिए वक्त से डर कर रहे। यह गाइस वक्त फिल्म जो मल्टी स्टारर फिल्म थी, और गाइस ये फिल्म जो थी थोड़ी सी लव स्टोरी भी थी और एक्शन फिल्म भी थी और सस्पेंस फिल्म भी थी। और इसमें बी आर चोपड़ा जी ने जो बताया था वो यही बताया था कि वक्त जो है किसी भी अमीर को कभी भी नीचे ले आ सकता है और कभी भी गरीब को ऊपर उठा सकता है। वक्त जो है वो कुछ भी कर सकता है। तो इसका टाइटल सॉन्ग जो है वो मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया था गाइस। तो दोस्तों ऐसे थे मोहम्मद रफ़ी, इंसानियत से भरे हुए, किसी के भी वो मन नहीं दिखाना चाहते थे, लेकिन उस समय उनकी मजबूरी थी जिसके लिए चलते बी आर चोपड़ा जी के जो है स्टेज शो में वो हिस्सा नहीं ले पाए। इस बात को बी आर चोपड़ा जी उस समय नहीं समझ पाए, लेकिन उन्होंने गुस्से में अपनी ईगो पर ले ली ये बात और कुछ समय के से वो कट गए थे मोहम्मद रफ़ी जी से। लेकिन वक्त के बाद दोबारा फिर मोहम्मद रफ़ी जी उनके कैंप में शामिल हो गए थे। और गाइस ऐसे ही अगर हम बड़े दिल वाले बनेंगे तो हम तरक्की में ही रहते हैं और ईगो पर नहीं लाना चाहिए और ना ही हमें किसी भी धर्म के चश्मे को ओढ़ना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं पहले, तो हमें भारतीय के तौर पर किस लोगों में क्या गुण थे वो अपनाइए, क्या अवगुण थे वो निकालिए। यही मैं अपने युवा जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप जो है अपना जो है अच्छा ग्रहण कीजिए, बुरा बुरा त्याग दीजिए और सभी का देखिए और करिए मन की बेशक, लेकिन करिए वही जो आपने देखा होता है कि जिससे आपको लाभ हो, जिसका आपका जीवन संवरता हो, जिससे आपको तरक्की मिलती हो। तो दोस्तों बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसी लगी मेरी बात। अब मैं कोई भी कमेंट पर बुरा भी आप लिखोगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। अपने ज़ुबान पर मैंने जिप लगा दी है, अपना काम करता जाऊंगा, अपना कर्म करता जाऊंगा। अपनी वीडियो देखनी है देखिए, अपने नहीं देखनी मत देखिए, स्किप कर दिए, बंद कर दिए, चले जाइए, देख लीजिए। अगर आपको अच्छी लगे जरूर देखिए। और जेडे मेरे व्यूवर्स जो है वो जो सचमुच इतिहास अपना जानना चाहते हैं, अतीत जानना चाहते हैं, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, अच्छी लगे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दबा कर। और चलिए, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके आई बेल आइकन भी दबा दीजिए। इस वीडियो को मैं यहीं करूँगा समाप्त। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। चढ़ती कला में ही रहिए गाइस, चढ़ती कला में ही। जी हाँ, नई वीडियो लेकर फिरूँगा हाजिर। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार, सत श्री अकाल।